नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने आए हैं। साथियों, हमारी लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे खाद्यान्न फसलों के बारे में और साथ साथ में उसी में हमने हमारे पुराने वीडियो में चर्चा की थी दलहन फसलों के बारे में। तो फसलों का जो प्रारूप होता है वो खाद्यान्न फसलों के रूप में देखने को मिलता है, रेशेदार फसलों के रूप में देखने को मिलता है और पेय फसलों के रूप में देखने को मिलता है। इनमें से मुख्यतः रेशेदार और जो पेय फसलें होती हैं वो व्यापारिक फसलों के रूप में भी शामिल की जाती हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ पेय फसलों की चर्चा करने वाले हैं जिनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेय फसलें किसे कहा जाता है। ऐसी सभी फसलें जो पीने के काम में आती हैं उन्हें पेय फसलों के रूप में जाना जाता है। पेय फसलों में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? तो जैसे आपने चाय का नाम सुना होगा, आपने तंबाकू का नाम सुना होगा, आपने कॉफ़ी का नाम सुना होगा, कहवा का नाम सुना होगा। ये सारी जो फसलें होती हैं इनको हम पेय फसलों के रूप में शामिल करते हैं। पेय फसलों में सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है उसको हम चाय के रूप में जानते हैं। तो आज हम यहाँ मुख्य रूप से चाय की और कॉफ़ी की दो पेय फसलों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं चाय के ऊपर। देखिए, चाय एक रोपण फसल है या रोपण कृषि है। हमने जब आपको बता रहे थे, कृषि के जब प्रकार बता रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि कृषि को अलग अलग भागों में बांटा गया है और उसमें से सबसे आधुनिक और सबसे नवीन कृषि जो पद्धति होती है उसको हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। रोपण कृषि में क्या होता है, पहले फसल की पौध तैयार की जाती है और फिर पौध के स्थान से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर रोप दिया जाता है। इसी कारण इस प्रकार की फसल को हम रोपण कृषि के रूप में जानते हैं। तो चाय भी एक रोपण कृषि है। पहले इसका पौधा तैयार किया जाता है, फिर पौधे तैयार करने के बाद इसको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाता है। चाय का प्रयोग मुख्य रूप से पेय फसल के रूप में किया जाता है। चाय की पत्तियां जो होती हैं उनको हम मिलाकर पीने का कार्य करते हैं। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की जो हरी पत्तियां होती हैं वो अकिण्वित होती हैं। देखो, हरी चाय जो होती है उसमें अकिण्वित यानी अलग अलग नहीं होती, टूटी फूटी नहीं होती, और काली चाय की टूटी फूटी पत्तियां होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन नामक जो रसायन पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है वो भारत के पहाड़ी भागों में विशेष रूप से की जाती है। यह चीन की एक देशी फसल है। उष्ण आर्द्र तथा अपवाह वाली जो मिट्टियां होती हैं वो इसकी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। हमारे भारत में चाय की कृषि जो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से की जाती है। भारत में चाय की कृषि का प्रारंभ सन 1840 में असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ जो चाय का उत्पादन किया गया, ये चाय का प्रारंभ किया गया, वो सोपानी कृषि के रूप में किया गया या सीढ़ीनुमा कृषि के रूप में यहाँ पे चाय उत्पन्न की जाने लगी। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल और उप हिमालय के जो अन्य क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार जिले हैं, इनमें भी प्रारंभ हो गई। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी जो थी असम राज्य की, वहाँ पर चाय की कृषि का भारत में सूत्रपात किया गया था। दक्षिण में जो चाय की कृषि है पश्चिमी घाट में की जाती है और पश्चिमी घाट के अंदर जो नीलगिरी की और इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो भारत में चाय उत्पादन के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में शामिल की जाती है। इन पहाड़ियों के निचले ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 28% चाय हमारे भारत में उत्पादित होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग धीरे धीरे घटता जा रहा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका और चीन के बाद तीसरा स्थान है। असम राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 53.2% भाग पर चाय कृषि की जाती है तथा देश के लगभग आधे से अधिक जो भाग है चाय उत्पादन का वो असम राज्य से प्राप्त होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे चाय के बारे में। पहली चीज निकल के आई, चाय एक रोपण फसल है। दूसरी चीज निकल के आई,
भारत में ज़्यादातर चाय का जो उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागों और दक्षिण में नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों में किया जाता है। तीसरी चीज़ निकल के आई, चाय की कृषि जहाँ होती है ज़्यादातर सीढ़ीनुमा भाग हमें देखने को मिलता है, सोपानी कृषि के रूप में इसका प्रारूप देखने को मिलता है। सर्वाधिक चाय उत्पादक जो जिले हैं, जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के रूप में देखने को मिलते हैं। और साथ साथ हम चर्चा करें कि भारत में दो तरह की चाय का उत्पादन होता है, एक काली चाय के रूप में और दूसरा हरी चाय के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो चाय उत्पादक जो राज्य है वो असम है, जहां भारत की लगभग आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अब चाय के उत्पादन के साथ साथ में हम इसकी चर्चा करेंगे कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाओं की। ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं जो चाय उत्पादन के लिए आदर्श दशाओं के रूप में शामिल की जाती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धरातल कैसा होना चाहिए। चाय की कृषि के लिए धरातल ऐसा होना चाहिए जहां पर लंबे समय तक जल भरा हुआ नहीं रह सके। तो सुव्यवस्थित जल अपवाह वाला क्षेत्र जो होता है वो चाय की कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एक अच्छे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जो ढलुआ भाग होते हैं उन ढलुआ भागों पर चाय की कृषि आसानी से की जा सकती है। वार्षिक वर्षा क्या होनी चाहिए, जल की उपलब्धता क्या होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छी तरह पता है चाय एक रोपण फसल है और रोपण फसल होने के कारण इसको वार्षिक वर्षा की औसत की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो लगभग 200 सेंटीमीटर और इससे अधिक वर्षा जो होती है वो चाय की फसल के लिए पर्याप्त मानी जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय की फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो आर्द्र स्थितियां जहां देखने को मिलती हमारे भारत में, उन आर्द्र स्थितियों वाले क्षेत्रों में चाय की कृषि आसानी से की जा सकती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, देखो चाय की कृषि के लिए जो लैटेराइट मिट्टियां होती है वो सर्वाधिक अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि अन्य फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लैटेराइट मिट्टियां अनुपजाऊ मिट्टियों की श्रेणी में शामिल की जाती हैं और उपजाऊपन के दृष्टिकोण से हीन मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी चाय के लिए लैटेराइट जो मिट्टियां होती हैं वो उपजाऊपन की स्थिति को दर्शाती हैं या लैटेराइट प्रकार की मृदाओं में चाय की कृषि आसानी से की जा सकती है। मानवीय श्रम की चर्चा की जाए यदि, तो चाय की फसल में पौधे का रोपण करते समय, पौधों से पत्तियां चुनते समय, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है श्रम पर आधारित होती है। तो मानवीय श्रम चाय की फसल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान की यदि चर्चा की जाए तो लगभग 20 से 30 डिग्री जो तापमान होता है वो चाय की कृषि के लिए आदर्श तापमान के रूप में सिद्ध होता है। तो जहाँ ऐसी तापमान की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं वहाँ आसानी से चाय का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम चलते हैं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल जो है कॉफ़ी के रूप में। देखिए कॉफ़ी भी चाय की तरह एक उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है और हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है, आपको पता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से गुजर रही है। तो वहाँ से दक्षिण का जो भाग है वो पूरा का पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में शामिल होने के कारण दक्षिणी भारतीय राज्यों में कॉफ़ी की फसल के लिए आदर्श स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को भूनकर पीसा जाता है और उससे फिर कॉफ़ी का पेस्ट या कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है और जिसे फिर बाद में पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। कॉफ़ी की मुख्य रूप से 3 किस्में मिलती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। हमारे भारत में उत्तम किस्म की जो अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी होती है उसका हमारे भारत में उत्पादन किया जाता है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% भाग ही उत्पादित होता है। विश्व में जो कुल कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है भारत उसमें से केवल 3.7% भाग का ही उत्पादन कर पाता है। तो कॉफ़ी उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारा भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। भारत के अलावा ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया, इथियोपिया और मेक्सिको, ये ऐसे 6 देश हैं जो भारत से ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने का कार्य करते हैं वैश्विक दृष्टिकोण से। यदि भारत देश के संदर्भ में चर्चा करें तो कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी घाट की जो उच्च भूमि क्षेत्र है वहाँ विशेष रूप से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और भारत में जितनी भी कॉफ़ी उत्पादित होती है उसका लगभग 2/3 भाग जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। तो कर्नाटक राज्य कॉफ़ी उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारे भारत में लगभग एकाधिकार की स्थिति रखता है। सर्वाधिक मात्रा में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है
वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक से मैप लिया गया है और इस मैप में चाय और कॉफ़ी दोनों के उत्पादक क्षेत्रों को दिखाया गया है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से भागों में चाय का उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, जैसे आप देख रहे हैं असम वाला भाग हो गया और पश्चिम बंगाल वाला भाग हो गया, यहाँ पे विशेष रूप से आपको डायग्राम में जो शेड प्रयुक्त की गई थी अलग अलग कॉफ़ी और चाय उत्पादन के लिए, उसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम नामक जो पूर्वी भारतीय राज्य हैं ये चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जबकि दूसरी ओर दक्षिणी भारत में जो कॉफ़ी के उत्पादक क्षेत्र दर्शाए गए थे उनमें मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य के रूप में दिखाया गया है कि कर्नाटक राज्य जो है वो शेड से आप उसको देख सकते हैं कि मुख्य रूप से कर्नाटका में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में चाय और कॉफ़ी का जो उत्पादन हो रहा है हमारे भारत में, उसको एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये मैप आपको भारत के चाय और कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि आगे चर्चा की जाए तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो किसके रूप में शामिल की गई थी, मुख्य रूप से चाय और कॉफ़ी जो थी पेय फसलों के रूप में शामिल की गई थी। तो फसलों के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। देखिए, हम चर्चा की अलग अलग प्रकार की फसलें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ खाद्यान्न फसलों के रूप में देखने को मिल रही थी, कुछ व्यापारिक फसलों के रूप में देखने को मिल रही थी। व्यापारिक फसलों में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलों को शामिल किया गया था, एक रेशेदार फसलों को, दूसरा पेय फसलों को। तो पेय फसलों के रूप में जिन दो फसलों को मुख्य रूप से शामिल किया गया था उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो चाय और कॉफ़ी दो महत्वपूर्ण पेय फसलें हैं जिनका हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं, और दोनों के दृष्टिकोण से ही हमारे भारत की स्थिति विशेष रूप से कॉफ़ी के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाय के दृष्टिकोण जरूर हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, फिर भी चाय में हमारे भारत की स्थिति अच्छी है। तो ये दोनों पेय फसलें थी। अब व्यापारिक फसलों के रूप में जो दूसरी महत्वपूर्ण फसलें शामिल की जाती हैं उनको रेशेदार फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशेदार फसलें कहते हैं। रेशा जब प्राप्त होगा तो उनसे क्या बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, या रेशे से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाएंगे। तो कपड़ा है, थैला है, बोरा और अन्य विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त बनते हैं ये सब किससे बनते हैं, रेशे से बनते हैं। और रेशा हमें किससे प्राप्त होता है, देखो रेशे प्राप्ति की वजह से तो बहुत सारी फसलें हैं। जैसे आप कपास के बारे में देखेंगे, जूट के बारे में देखेंगे, सन के बारे में देखेंगे, पटसन के बारे में देखेंगे। तो सारी ऐसी फसलें जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार से रेशे की प्राप्ति होती है। लेकिन इन रेशेदार फसलों में जो आज हम चर्चा करने वाले कपास और जूट, दो प्रमुख रेशेदारों की फसलों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कपास की ओर। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश के विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा भाग जो कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में भारत से क्या हो गया था, अलग हो गया। और विशेष रूप से जो पूर्वी पाकिस्तान वाला भाग था जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है वो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र था। लेकिन विभाजन की प्रक्रिया के पश्चात पाकिस्तान के रूप में अलग हो जाने से भारत कपास उत्पादन के दृष्टिकोण से एक तरह से पिछड़ गया था। लेकिन पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। भारत छोटे रेशे वाली कपास और लंबे रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास को क्या करता है, उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है। जो लंबे रेशे वाली कपास होती है उसको देश के उत्तरी पश्चिमी भागों, विशेष रूप से राजस्थान और राजस्थान के अंदर भी गंगानगर जो जिला है यहाँ पे उसको नरमा के नाम से जाना जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश कैसा होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। अब कपास उत्पादन का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। आपको बहुत इस तरह पता है, सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत की पहचान थी। सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत के लिए अतीत का गौरव रहा था। और ये सूती वस्त्र किससे बनता था, कपास से बनता था। तो कपास का उत्पादन भारत के लिए प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक हमारे भारत में कपास का उत्पादन होने लग गया हो। एक लंबे समय से हमारे भारत में कपास का उत्पादन किया जा रहा है और कपास उत्पादक क्षेत्रों की स्थिति हमारे भारत में प्रकीर्णित स्वरूप को दर्शाती है। कपास के बारे में पढ़ें उससे पहले हम इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में समझ लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी दशाएं जो कपास का उत्पादन करने में सहायक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मृदा की। देखिए, कपास का उत्पादन करने के लिए काली कछारी जो मृदाएं होती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
काली कछारी मृदाएं जो होंगी उनमें सर्वाधिक मात्रा में कपास उत्पन्न की जाती है और भारत के अधिकांश जो कपास उत्पादक क्षेत्र मिलते हैं वो काली मृदाओं के क्षेत्र में मिलते हैं। इसी कारण काली मृदाओं को कपास उत्पादन के आधार पर कपासी मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। इस काली मृदा को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली, कपासी और रेगुड़ मृदाएं हैं, ये कपास उत्पादन के लिए सबसे आदर्श स्थिति को दर्शाती हैं। यदि टेम्परेचर की चर्चा की जाए तो लगभग 20 से 27 डिग्री जो तापमान होता है वो कपास की फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा आदर्श सिद्ध होता है। और जब फसल में डोडे लगने लग जाते हैं, डोडे खिलने का समय आता है, तो डोडे खिलते समय आकाश एकदम साफ होना चाहिए। यदि आकाश में बादल होते हैं तो डोडों से जो रेशा प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होती है, उसकी चमक नष्ट हो जाती है। वायुमंडल में जितनी नमी विद्यमान होगी, रेशा उतना ही क्या होता जाएगा, उज्ज्वल से पीलेपन की ओर जाता जाएगा। तो यदि उज्ज्वल रेशा प्राप्त करना, एकदम सफ़ेद चमकदार रेशा प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति के लिए आकाश का एकदम साफ होना और बादल रहित होना और साथ साथ में वायुमंडल में नमी का अभाव होना आवश्यक होता है। मानवीय श्रम की क्या आवश्यकता पड़ती है कपास की फसल के लिए? कपास के डोडों को चुनने के लिए, पौधों को तैयार करने के लिए खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, तो उसमें बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार को निराई गुड़ाई से निकालने के लिए, गांठें तैयार करने के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे भारत में विशेष रूप से मानवीय श्रम के आधार पर इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है। तो ये मानवीय श्रम की आवश्यकता थी जो हमें कहाँ पड़ रही थी, कपास में पड़ रही थी। भूमि अपवाहित होनी चाहिए, लंबे समय तक जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जल भराव के दृष्टिकोण से सुअपवाहित भूमि यदि होती है तो कपास उत्पादन के दृष्टिकोण से वो अच्छी सिद्ध होती है। अब हम चलते हैं भारत में कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाए। देखो, बहुत अच्छी तरह पता है कपास भारत के उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उत्पादित की जाएगी जहाँ पे काली मृदा की प्रधानता पाई जाती है। और जैसे ही आप काली मृदा का नाम सुनेंगे, पूरे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो हमारे सामने आ जाता है। तो दक्षिणी भारतीय जो राज्य है, चाहे वो गुजरात के रूप में हो, महाराष्ट्र के रूप में हो, मध्य प्रदेश के रूप में हो, आंध्र प्रदेश के रूप में हो, तेलंगाना के रूप में हो, कर्नाटका के रूप में हो, तमिलनाडु के रूप में हो, इन सभी राज्यों में कपास का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र नामक जो राज्य हैं, ये कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के पश्चात कपास उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारे भारत का चौथा स्थान है। और भारत के द्वारा विश्व में उत्पादित की जाने वाली कुल कपास के उत्पादन का लगभग 8.3% जो भाग है वो हमारे भारत में उत्पादित किया जाता है। कपास के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के रूप में, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र के रूप में, तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भागों के रूप में शामिल किए गए हैं। तो मेजर जो कपास प्रोडक्टिव एरिया है उनको 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। उत्तरी पश्चिमी कपास उत्पादक क्षेत्र, पश्चिमी कपास उत्पादक क्षेत्र और दक्षिणी कपास उत्पादक क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है इस क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। दक्षिणी जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से वर्षा और बांध जन सिंचाई पर निर्भर करते हैं। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र हैं ये पश्चिमी कपास उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा और सिंचाई दोनों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। भारत में जो अग्रणी कपास उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब तथा हरियाणा को शामिल किया गया है। देश के उत्तरी पश्चिम भाग में जहाँ सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर कपास का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो अधिक होता है। इसके विपरीत जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विद्यमान नहीं है और वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में कपास का उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। जो कपास की फसल के लिए सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो एक आदर्श स्थिति के रूप में शामिल की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत इस कंडीशन के हिसाब से मिलता है वहाँ कपास उत्पादन के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान होती हैं। जबकि जहाँ पर कपास उत्पादन के लिए पर्याप्त वर्षा की उपलब्धता नहीं है और सिंचाई के साधनों की भी पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती, वहाँ पर कपास उत्पादन की प्रक्रिया प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से पिछड़ जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो रेशेदार फसल है जूट के ऊपर। देखिए, जूट का प्रयोग मुख्य रूप से मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है।
यह पश्चिम बंगाल तथा उसके आसपास फैले पूर्वी भागों की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। विभाजन के पश्चात देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश में चला गया था। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश उत्पादन के दृष्टिकोण से 3/4 जूट का उत्पादन करके भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा बिहार, असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं और भारत के कुल बोए गए जो क्षेत्र है फसलों का, उसमें से केवल 0.5% भाग पर ही जूट का उत्पादन किया जाता है। तो दो मुख्य जूट रेशेदार फसलें थी जिनका हमारे भारत में उत्पादन होता है। तो बच्चों, आज हमने पेय फसलों के बारे में पढ़ा और रेशेदार फसलों के बारे में पढ़ा। तो आज का ये जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।